तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और ये आपका पूरा कंप्लीट सीरीज़ वाइज जो है प्लेलिस्ट फॉर्म में यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, और कुछ दिन के डिले में ये वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब पे। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने दिन डिले हो उतने दिन रिवीजन करना है, जितने भी चीज़ मैंने मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो आप लोग को बस पेशेंस रखना है, समझे। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और समझना है जो भी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। आज स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा तो एकदम याद करने का तो जो झंझट ही नहीं रहेगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला ईरान या अफ़गान इन्वेजन की हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट इन्वेडर की बात करें इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे पहला अगर इन्वेडर कौन था, हम देखो यहाँ पे गौर करना, मैं मुस्लिम इन्वेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया वो थे हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जिसे हम लोग सिकंदर भी बोलते हैं, है ना, जिसने 326 में जो है अटैक किया था इंडिया पे, ये तो पता ही होगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे हम सिकंदर के बारे में नहीं जानने वाले हैं, फ़िलहाल हम लोग जो भी अफ़गान या ईरान इन्वेजन उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो मैंने बस इंक्लूड कर रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं चीज़ों में। तो फर्स्ट इन्वेडर पूछे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर, या अगर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर पूछें, अब थोड़ा समझना इस चीज़ को, अगर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर पूछे आप लोगों से, एक सेकेंड को, तो याद रखना फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जो थे हमारे मोहम्मद बिन काजिम थे, जिन्होंने 712 AD में जो है इंडिया में अटैक किया। अब कहाँ पे अटैक किया, तो ये बहुत बार जो है पूछा गया, तो वो सिंध पे अटैक किया हुआ था। कहाँ पे? सिंध पे। अच्छा, तब के टाइम में यहाँ का रूलर कौन था, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो सिंध के टाइम में जब 712 AD में मोहम्मद बिन काजिम ने जब इंडिया पे अटैक किया था, तब के टाइम में वहाँ का जो रूलर था वो हमारे कौन थे, राजा दाहिर। और हाँ, ये जो देख रहे हो आप लोग, यही राजा दाहिर है। ये कौन है, तो ये मोहम्मद बिन काजिम है। तो मैंने फ़ोटो इसलिए इंक्लूड कर रखा है कि आप लोग की विजुअल मेमोरी जो होती है वो थोड़ी सही काम करे, है ना, थोड़ा सही से काम करे, तो याद ज़्यादा दिन तक रखोगे आप लोग, है ना। चलो, तो ये चीज़ होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेडर थे हमारे मोहम्मद बिन काजिम थे, और जब के टाइम में अटैक किए थे तब वहाँ सिंध पे अटैक किए थे, तब के टाइम में वहाँ का रूलर कौन थे, तो राजा दाहिर थे। चलो, इसके बाद हाँ, तब के टाइम में एक खलीफा थे जिन खलीफा का नाम था अल हजाज। अब एक्चुअल में होता क्या, ये खलीफा मतलब वही बोलते हैं मोहम्मद बिन काजिम को क्या, इंडिया पे अटैक करो। अब देखो इसके पीछे का छोटा सा स्टोरी है, ध्यान से आप लोग सुनोगे। तो अब सभी को पता है कि नीचे के साइड तो श्रीलंका रहता है, और श्रीलंका को क्या बोलते हैं हम लोग, मोतियों का देश। यानी श्रीलंका से जो है मोती का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो जब फर्स्ट बार जो है मुस्लिमों का अटैक हुआ था श्रीलंका पे, तो श्रीलंका ने उससे मतलब बोला कि आप को हम जो है क्या करेंगे, सालाना मोतियों से भरा हुआ जहाज़ पहुंचा दिया करेंगे, है ना, आप हमको कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इसी तरीक़ा से जो है इन दोनों के बीच एक ये होता है ना, ये हो गया था संधि मान लो। तो इस तरीका चल रहा था। तो श्रीलंका से एक टाइम ऐसा हो रहा था जब जहाज़ पूरा मोतियों से भरा हुआ जो जहाज़ है जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये जहाज़ हो क्या जाता है, तो गायब हो जाता है, समझे बात को। तो ये जहाज़ हो जाता है गायब। अब जैसे जहाज़ गायब होता है तो जो भी मुस्लिम इन्वेडर्स होते हैं, है ना, तो उन लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है। तो इंडिया में तब के टाइम में सिंध मतलब जो रीजन था वहाँ पे राजा दाहिर था, तो उनको लगता था कहीं ना कहीं उसमें जो है साजिश कौन कर रहा है, राजा दाहिर। तो उन्होंने डायरेक्ट राजा दाहिर को बोला कि आप जो है या तो मेरा जहाज़ वापस कर दो, या तो मेरे मोती जो है कहीं से लेके आओ मेरे लिए, है ना। तो राजा दाहिर डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो करना है कर लो, है ना। तो डायरेक्टली इस तरीक़ा से वो बोलते हैं। तो इस पे जो है जो भी रूलर्स होते हैं मुस्लिम रूलर्स, उसको आ जाता है गुस्सा। तो इसके बाद जो वहाँ का खलीफा होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो वाज द खलीफा ऑफ ईरान। तब के टाइम ईरान का जो खलीफा थे वो थे अल हजाज, जिन्होंने एमडी काजिम को बोला था कि जाओ इंडिया पे अटैक करो इन 712 AD में। इसके बाद एक बुक है जिसका नाम है चचनामा, जिसके थ्रू हमें सारी चीज़ जो है पता चलती है। तो विच बुक टेल्स अबाउट द सिंध अटैक, तो वो हमारे चचनामा, ये बुक का नाम है। इतना तक क्लियर है सभी को। अब जानते हैं मोहम्मद ऑफ गजनवी या गजनवी, कहीं कहीं गजनी या गजनवी भी रहता है। तो आप लोग समझिए जो हरा पीला जो देख रहे हो ना, ये यही हमारे कौन है, मोहम्मद गजनवी हैं। इनका जो राइन पीरियड रहा है वो आपका 998 से लेके 1030 तक रहा है। इसका याद रखना, ये 17 टाइम्स अटैक करता है इंडिया पे। और सबसे ज़्यादा फेमस अटैक कौन सा है बताओ, ये हमारे सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक करता है सबसे फेमस यही है। लेकिन अटैक कितना बार करता है, 17 बार, समझ रहे हो। फर्स्ट बार जो है पंजाब, फिर आपका भटिया, मुल्तान, मथुरा। जब देखो एक छोटा सा इसमें भी स्टोरी जिससे याद हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे अटैक अगेंस्ट जाट कम्युनिटी, इसके बारे में थोड़ा सही से समझेंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें क्या है। तो यहाँ पे अब देखो, जब मथुरा टेम्पल पे वो अटैक करता है
1018 जो भी है, तो इसमें जब अटैक करता है मथुरा टेम्पल पे, एक 1018 AD की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब मथुरा टेम्पल पे अटैक किया जाता है, जब वहाँ से बहुत सारे सोना वगैरह जो है ना, तो लूट के जब वहाँ से जाता है, फिर सेकंड अटैक करने के लिए वो आता है सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है 1025 पे। इससे पहले एक बार आता है विजिट करने, तो जब विजिट करने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ रहता है ना, तो जो कि हवा में रहता है। तो जैसे ही हवा में रहता है, तो वहाँ के जो सैनिक है, मोहम्मद गजनवी जो है, वो डर से जो उसका हालत ख़राब हो जाता है देख के, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है ना, ये कैसे हो रहा है। तो डर से क्या होता है, पूरी सेना लेके वापस लौट जाता है, लेकिन एक जासूस वहीं पे छोड़ देता है। तो तब के टाइम में जो वहाँ के पुजारी होते हैं, कहाँ के, सोमनाथ टेम्पल के, तो उनसे जब पूछा जाता है, वही जासूस पूछता है जो कि मोहम्मद गजनवी छोड़ के गया था, तो बोलते हैं कि जो है ये जो मंदिर है, उसके चारों तरफ पिलर जो है, उसमें मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसके वजह से ये शिवलिंग जो है हवा में है। ठीक है, तो जैसी ये बात किसको पता चलती है, मोहम्मद गजनवी को, तो वापस आते हैं इंडिया में। कब आता है, 1025 AD में। और सोमनाथ टेम्पल को अच्छे से लूटता है पूरा, है ना। यहाँ उसका एक ही काम था, याद रखना, जो एक होता है ना गोल, तो मोहम्मद गजनवी जो थे, उनका एक ही टारगेट था, एक ही गोल था कि आके बस लूटपाट करना, और कोई किसका गोल नहीं था। इससे पहले जो थे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने फर्स्ट अटैक किया था इंडिया पे, उनका एक टारगेट था कि वो अपने जो है रिलीजन का एडवर्टाइज़ करने के लिए आए थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन इसका कोई ऐसा मकसद ही नहीं था, है ना। उसका था कि आओ लूटो आ जाओ, समझ गए। इसके बाद देखो, जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, तो रास्ता में उन लोग को, उनको क्या कौन मिल जाता है, किसको, मोहम्मद गजनवी को रास्ते में मिल जाते हैं जाट कम्युनिटी। ये जो जाट कम्युनिटी है ना, एकदम हट्टे कट्टे तब के टाइम में भी हुआ करते थे ना, दूध दही मक्खन खाने वाले नहीं होते हैं ऐसे। तो वो लोग उसको रोक लेते हैं। जैसे रोक लेते थे, क्योंकि जो है मोहम्मद गजनवी के पास जो वहाँ उसकी सेना थी, बहुत सारा थी। जाट कम्युनिटी में जो उनकी नंबर ऑफ जाट थे, वो थे 100, है ना। यहाँ 100 जाट थे, वहाँ बहुत सारे सेना। तो जो भी मोहम्मद गजनवी उसको लगा, तो सबको तो अकेले ही निपटा देंगे, है ना, जाट कम्युनिटी जो भी है। तो जाट वाले जो है, फिर वो लोग जब जाट पे अटैक करता है मोहम्मद गजनवी और उसका सेना, तो सबको अच्छे से जाट जो है, जाट भैया सब अच्छे से पीटते हैं, है ना। इसके बाद जो है, जब पिटाई खाने के बाद मोहम्मद गजनवी अपना पूरा जो है शस्त्र वगैरह जो भी चीज़ होते हैं, वो उसको सौंप देते हैं। उसके सामने जो है झुक जाते हैं, बोलते हैं कि हमें जो है छोड़ दो इस बार, अगली बार से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर जब जाट लोग जो बोलते हैं, बोलते ठीक है, ये सब यहीं पे रख दो, चले जाओ, आपने जहाँ से आए तो वहीं लौट जाओ। तो ये जो मोहम्मद गजनवी थे, वो क्या करता है, वापस अपने एरिया में चला जाता है। अब देखो, चला जाएगा तो शांत तो बैठेगा नहीं, ऑब्वियसली, है ना। इतना बेइज्जती किसी का होगा और उसके बाद तो शांत बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो इसके भी मन में चुल मच रहा था, किससे लड़ने का, बताओ, गजनी से लड़ने का, सॉरी गजनी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जाट कम्युनिटी से लड़ने का। ठीक, तो गजनी से कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है, जाट कम्युनिटी से लड़ने का। तो वो वापस जो है सेना बहुत सारा बढ़ा लेता है क्या, और सेना जो है इंक्लूड करके जाता है डायरेक्ट जाट पे अटैक करने के लिए। जाट वाले जो होते हैं, इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, एकदम शिद्दत से, कि आएगा और पीटेंगे। तो जब वापस जाता है 1027 AD में, तो वो जाता है जाट को ही अटैक करने, यानी जाटों को ही, मतलब जाट पे ही आक्रमण करने। इस बार फिर से कुटा गया था अच्छा से। तो इस बार जो है जाट वाले छोड़ते नहीं है, इस बार वो फिर से जो वही कि हमको छोड़ दो, है ना, आगे से गलती नहीं होगी, सारी चीज़ें। लेकिन इस बार जाट कम्युनिटी वाले इसको छोड़ते नहीं है ना, वो उसको लटका देते हैं, पैर हाथ की हड्डियाँ तोड़ देते हैं, उसको व्हील चेयर पर बैठा के भिजवा देते हैं। ठीक है, अब भिजवा जो देते हैं, तो वहाँ पर उसका इलाज चलता है, समझे। इलाज चलता है किसका, मोहम्मद गजनवी का। लेकिन इलाज सही से नहीं हो पाता, तो मोहम्मद गजनी जो है 1030 में भगवान के प्यारे हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो टोटल कितने अटैक किए थे, 17 टाइम्स। फर्स्ट अटैक पंजाब में, सबसे फेमस सोमनाथ, और किसके द्वारा मारा गया, जाट कम्युनिटी के द्वारा, है ना। कैसे मारा गया समझ गए, चलो। अब देखो यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल को भी थोड़ा दिखा दिया जाए। ये आपके 1895 का पिक यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ये आपके 2020 का है। और देखो 2020 का है, तो इससे मतलब अभी के टाइम में भी ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तभी के टाइम में ऐसा नहीं, थोड़ा और बदल गया, नहीं ठीक ऐसा ही दिख रहा होगा। ये आपका 1895 का रूइंस है सोमनाथ टेम्पल का, गुजरात में। तो फिलहाल ये समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं, तब के टाइम में कुछ फेमस राइटर्स भी थे मोहम्मद गजनवी के टाइम में, जो थे आपके अलबरूनी, फिरदौसी, ठीक है, फरवी, उत्बी, सिस्तेनी। इसमें से अलबरूनी सबसे फेमस थे, ये इनका फ़ोटो मैंने लगा रखा है ना। तो अलबरूनी, अब देखो उन्होंने क्या लिखा रहा, तो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो हमारे अलबरूनी जो थे उन्होंने लिखे थे। किताब उल हिंद वाज रिटन बाय अलबरूनी डरिंग द राइन ऑफ गजनी के शासनकाल में, सिंपल। चलो थोड़ा नीचे, अब आते हैं गजनी के बाद गौरी।
तो ये हमारे मोहम्मद गौरी जी हैं। अब देखो उसमें जो है बहुत सारा बैटल वो लड़ता है। सबसे पहले बैटल ऑफ मुल्तान जब वो लड़ता है मोहम्मद गौरी, ठीक है, तो देखो मूल राजदूत जो तब के टाइम वहाँ के रूलर होते उसको हरा देता है। लेकिन इसके बाद जो है दूसरा अटैक वो करता है, बैटल ऑफ मतलब माउंट आबू पर अटैक करता है। तो वहाँ के जो रूलर होते हैं भीमदेव सेकंड होते हैं, तो उसको बहुत पीटता है मोहम्मद गौरी को, है ना। अब मोहम्मद गौरी जो है थोड़ा अलग ही टाइप से दिख रहा था, तो उसका होलिया देख के भीमदेव जो है शॉक रहता है, बोलते कौन है ना, कहाँ से आए हो नहीं आए हो, सबसे सवाल पूछता है, फिर उसको छोड़ देता है। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है विद द हेल्प ऑफ जयचंद। अब थोड़ा आगे बता देंगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना, अभी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 1192 में आपका क्या हुआ था कि गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। हाँ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी हार जाता है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसका बैटल ऑफ चंदावर होता है 1194 में, जिसमें जयचंद हार जाता है। अब ये जयचंद कौन है, चौहान कहाँ से आ गए बीच में, तो अब चलते हैं इस पर। तो यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान, अब उनके बारे में कुछ देखो। पृथ्वीराज चौहान तब के टाइम में, ये जो है आप समझना, तब के टाइम में क्या था कि जब मोहम्मद गौरी आने वाला था, तो पृथ्वीराज चौहान को पता था कि अब कोई ना कोई अटैक करने के लिए आएगा ही। तो वो यहाँ का सबसे मतलब बोल सकते हो एक शासक रूलर था जिसका नाम था जयचंद। उससे हेल्प के लिए बहुत सारे कम्युनिटी एक ग्रुप बना के इससे हेल्प मांगने के लिए, हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ तो जो चौहान होते हैं वो जयचंद के साथ बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बनाने के लिए वहाँ पे जाता है ना, और हेल्प के लिए मतलब उनसे मतलब हेल्प मांगते हैं, सिंपल सी बात समझो। तो जयचंद अपने सैनिक वगैरह का हेल्प करते हैं, जिससे फर्स्ट बैटल जब होता है तो उसमें गौरी बहुत अच्छे तरीक़ा से हारता है। लेकिन अब सेकंड बैटल भी होने वाला था, तो उसी के तैयारी के लिए, उसी के बात विचार के लिए जो है चौहान जाता था किसके पास, तो वो जाता था जयचंद के पास। तो जयचंद के पास जाता था, चाय भी पीता था। तो चाय लेके कौन आता था, तो जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी। जयचंद की जो पुत्री थी उसका नाम होता था संयोगिता, ठीक है, क्या नाम बोले, संयोगिता। तो ये जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, और जब पृथ्वीराज चौहान उसके घर जाया करते थे तो चाय लेके आया करती थे ना, तो पृथ्वीराज चौहान को पसंद आ गया, उसको भी वो पसंद आ गया, ठीक है, इस तरीक़ा से। हाँ तू भी नहीं खाना, अरे हाँ, तो ये सब चीज़ था। तो जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, और इसके बाद जो भी चीज़ था, तो ये सेकंड बैटल अब जब होने वाला ही रहता है, तो ये सारी बातें जो है जयचंद को पता चल जाती है कि दोनों का कुछ ना कुछ जो है चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये जब पता चल जाता है तो जयचंद सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो हेल्प करने से बिल्कुल ही मना कर देता है कि ना करेंगे तो ना करेंगे, उल्टा अगेंस्ट चला जाता है पृथ्वीराज चौहान के, किसके पक्ष में चला जाता है, गौरी के। तो जब बैटल होता है तो जो भी सैनिक होते हैं गौरी के आगे एक तरह से, है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको खरीद लेता है कुछ मुद्राएं दे के, कुछ पैसा दे के, कौन, जयचंद, और उसको सिखा देता है कि कहीं ना कहीं से कैसा गैप छोड़ देना जैसे मोहम्मद गौरी चौहान के पास आ सके। तो जैसा ही होता है जो प्लान में रहता है ना। तो जैसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी जो है कैसे न करके गद्दारों की वजह से, गद्दार कौन था, जयचंद था, ठीक है। तो गद्दारों की वजह से ये जो है, मतलब इतिहास में गद्दारों की कमी नहीं है, बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये हुआ क्या, जब सेकंड बैटल हुआ ना, तो ये जो गौरी था चला गया उसके बहुत करीब, और जो है किसको डैमेज कर दिया, उसके गौरी को, ठीक। और इसके बाद जो है चौहान को भी जो है घुटनों के बल जो है रख दिया, और घुटने के बल होने के बाद भी जो चौहान जी थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के जो है ना देख रहे थे। तो उससे उसको आ गया गुस्सा गौरी को, है ना। तो बोले कि एक तो बेइज्जती करवा रहे हो, बस आंखें मिला रहे हो तो आंखें नीचे करो। लेकिन चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नीचे नहीं किया, तो उसकी आँख को ही निकाल दिया। तो एक आंख निकालने के बाद जब वो जा रहा था वहीं पे छोड़ के, तो जयचंद बोलता है नहीं उसको लेके छोड़ के मत जाओ, उसको अपने साथ ही ले जाओ। तो फिर अपने साथ जब ले जाता है गौरी चौहान को, तो वहीं पे कहीं लिखा है कि तीर से मार के हत्या कर देता है, कहीं कुछ और लिखा है। तो फिलहाल याद तो इतना हो गया होगा, चलो कुछ फैक्ट जान लेते हैं ना। देखो तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है। पहला रियल नाम जो है रायफिथोरा है, डायनेस्टी इसका जो है चामना, सपदलवा पे जो है उन्होंने रूल किया था। फादर मदर जो है पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसकी माता का नाम जो है, ये कहाँ पे चला गया, एक सेकेंड, कर्पूरी, ठीक, एक सेकेंड क्या हो रहा है। तो माता का नाम कर्पूरी, और जो उनके पिता थे वो सोमेश्वर चौहान थे। पेंटर का नाम था अनिरुद्ध। अब पॉइंट फ्रेंड जो था चंद्रवदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज आंसू लिखा था, याद रखना। चलो अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत। अब इसके बाद जो है आप लोग का शायद इतना ही वीडियो में इंक्लूड कर रखा था मैंने। अब देखो दिल्ली सल्तनत कैसे शुरू होता है, याद रखना। आफ्टर 1205
है ना। ऑल कमिंग रूलर्स वांट टू रूल ऑन दिल्ली, जितने भी आने वाले रूलर्स थे सभी दिल्ली पे रूल करना चाहते थे। अब मोहम्मद गौरी जो मरा तो दिल्ली में नहीं मरा, दिल्ली में लेके दिल्ली सल्तनत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसका गुलाम था गौरी का, 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, याकूब तीनों में तो आपस में एक चीज़ को लेके बहस चढ़ गया था कि अब हम बैठेंगे सिंहासन पे, क्योंकि गौरी मर गया, इसके 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, याकूब। तो तीनों में बहस छिड़ा किस बात को लेके कि अब जो है हम बनेंगे, सिंहासन संभालेंगे। तो कुतुबुद्दीन बोलता है कि हम संभालेंगे, इल्तुतमिश बोलता है ऐसे कैसे, हम क्या करेंगे, फिर हम संभालेंगे। कुबाचा बोलता है हम भी लाइन में खड़े हैं ना। तो जब तीनों में बहस चल जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये चीज़ समझना। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश जो है उसकी पुत्री से शादी कर लेता है, अपनी पुत्री का शादी कुबाचा से कर देता है। तो इल्तुतमिश क्या बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया, है ना। इस तरीक़ा से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी खुश हो जाते हैं, ये भी और ये भी, तीनों खुश। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला डायनेस्टी आता है गुलाम डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यही हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। ये कहाँ गए, ये समझ गए। तो होपफुली कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो जो है ना आप लोग पूछो कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो इसमें कुछ इंक्लूड करना, अगर मैं भूल चुका हूँ शायद तो आप लोग इसको कमेंट में बताओगे, और कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो उसको अपने से सही कर लेना, एक तो कमेंट में ये भी बता दो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।